हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन के चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके वेपर प्रेशर या जो सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे राउल्ट्स लॉ जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो हम लोग एक बार उसको रिकैप करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने पर जो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा यानी जो P होगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। यानी P इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर? P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A x A के बराबर हो जाएगा। P नॉट A x A के बराबर P टोटल। या हम इसको लिख सकते हैं कि ये P जो है वो सॉल्यूशन का है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल टू हो जाएगा क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ये P नॉट A है और A जो है वो सॉल्वेंट है, उस सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है वो XA है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A इक्वल टू XA। ये चीजें हम लोगों ने इसके लास्ट पहले वाले लेक्चर में देखी थी। अगर इन दोनों को हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A इक्वल टू 1 माइनस XA या P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू XB। और हम लोगों ने इसका नाम दिया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करें? तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये इतना जो है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो as the vapor pressure of solution decreases, that is known as relative lowering in vapor pressure and that is equal to the mole fraction of solute present in that solution. ये इतना जो relative lowering in vapor pressure है ये इस solute के mole fraction के बराबर होता है। तो अभी हम लोग इसको कैसे डिफाइन करें? कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि the relative lowering in vapor pressure, the relative lowering in vapor pressure of a solution in a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute present in the solution। जो रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन के जिसमें कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है तो ये इक्वल होता है किसके? जो सॉल्यूट उसके अंदर उपस्थित है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हम लोग एक नई चीज देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ इन दोनों में कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो लगभग एक जैसे हैं और जिसके आधार पर हम कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है।
कैसे? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो राउल्ट्स का लॉ है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है? Raoult's law is a special case of Henry's law. राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखें कि राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने देखा अभी क्या कि P इक्वल टू P नॉट A एक्स ए। हम लोगों ने क्या देखा? P इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, जहां पे P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर ये फिक्स है, क्या है? ये फिक्स है तो इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज directly proportional to the mole fraction of one component present in solution। ठीक है, तो दिस इज द राउल्ट्स लॉ। क्या चीज है ये? राउल्ट्स लॉ है। यही चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर वो मोल फ्रैक्शन उपस्थित है। तो ये चीज तो हम लोगों ने देखी कि ये राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ है। बट हेनरी लॉ की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा याद करें हेनरी लॉ क्या था। हेनरी लॉ टेल्स अस the solubility of gases in liquid। हेनरी लॉ हमें क्या बताता है? गैसों की solubility किसमें? लिक्विड में। हेनरी लॉ हमको बताता है। और हेनरी लॉ ने हमें क्या बताया था? बट हेनरी लॉ explain the solubility of gases in liquid। बताता है। क्या चीज बताता है ये? इसका कहना है कि P इक्वल टू KH इंटू कितना? X। यानी जो प्रेशर है वो अगर हम देखें यहां पे तो KH जो है वो क्या है? हेनरी कांस्टेंट। क्या चीज है? हेनरी कांस्टेंट। अगर KH हेनरी कांस्टेंट है तो क्या P is directly proportional to X होगा? Where X is the mole fraction of gas। mole fraction of gas। X जो है वो गैस की मोल फ्रैक्शन है, राइट? तो यहां अगर देखें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और यहां अगर देखें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। दोनों कंडीशन में प्रेशर जो है वो किसके? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्योंकि बस फर्क कितना है, हेनरी ने गैसों की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में एक्सप्लेन किया था कि कितनी गैस डिसॉल्व होगी, और बताया था कि as we increase the pressure, as we increase the pressure of the gas, the solubility of gas will also increase। गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे इनका कहना है वही चीज है, बस वेपर प्रेशर को लेकर के कहना है। क्या कहना है वेपर प्रेशर को लेकर के? कि जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, वो उस कंपोनेंट के
प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और उस सॉल्यूशन में उपस्थित उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। या यूं कह दो कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो दोनों कंडीशन में जो प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? मोल फ्रैक्शन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हेनरी लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हम इस चीज को कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इतनी चीजें क्लियर हो गई? तो फ्रॉम दिस कंक्लूड कर देते हैं, फ्रॉम दिस it is clear that Raoult's law is a special case of Henry's law। आइए अब राउल्ट्स लॉ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक क्या? आइडल सॉल्यूशन, दूसरी क्या? नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन अराइजेस हियर एज इन क्लास 11th गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आइडल गैसेस और नॉन आइडल गैसेस पढ़ा था। आइडल गैसेस पढ़ा था और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रियल गैसेस पढ़ा था। याद आ रहा है? तो आइडल गैसेस के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था कि ऑल दोज गैसेस व्हिच फॉलो द गैसियस लॉ, जो गैसेस लॉ को फॉलो करती हैं वो क्या है? आइडल गैसेस है। समझ में आ रही बात? तो यहां भी सेम सिचुएशन है कि ऐसे सभी सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो द राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, टोटल इंटायर लेवल कंसंट्रेशन पे अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है तो वो जो है वो कैसी होगी? आइडल गैस, अरे वो आइडल सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही? अगर कोई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली फॉलो होता है तो वो आइडल सॉल्यूशन है। अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता है वो सॉल्यूशन तो वो आइडल सॉल्यूशन नहीं है। सपोज करो कौन कौन सी चीज है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो लिक्विड्स हैं। एक लिक्विड्स है ए, इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? ए के। ये ए है, यहां भी ए है और ए है। अगर कंटेनर ये बंद है, यहां पे अगर मान लो कि जो दूसरा लिक्विड है वो है बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। यहां पे मान लेते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है वो वी ए है और ये वॉल्यूम जो है वो वी बी है। ठीक है, यहां पे ए और ए के बीच में कुछ इंटरेक्शंस लगेंगे, यहां पे बी और बी के बीच में कुछ इंटरेक्शंस लगेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस लग रहे हैं उनका नेचर क्या है, इसके आधार पे इनका वेपर प्रेशर डिसाइड होगा। राइट, मान लो इन दोनों को हमने मिला दिया और दोनों को हमने मिलाया तो इस तरह से इसमें आ गए। अब इसमें आ गए तो इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। होगा कि नहीं होगा? सब आएंगे इसके अंदर। ये इस तरह से इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अभी यहाँ पे एक नया इंटरेक्शंस अराइज होगा और वो इंटरेक्शंस जो होगा वो ए इंटरेक्शन भी होगा। यानी तीनों कंडीशंस के अंदर जो तीनों कंडीशंस है, मान लो कि दोनों को हम लोगों ने मिलाया है, इसको दोनों को हमने मिक्स किया
और इस तरह से आया। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो ए और बी दोनों के आएंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे कंटेनर 1। अभी इसके वॉल्यूम को हम मान लेते हैं कि ये VAB है, और यहां जो नए इंटरेक्शंस अराइजेस होंगे वो A इंटरेक्शन B के बराबर होंगे। अब इसके अंदर 3 तरह के इंटरेक्शंस ऑपरेटेड हो रहे हैं। कैसे? A इंटरेक्शन AB, A इंटरेक्शन BB और B इंटरेक्शन BB। 3 तरह के इंटरेक्शंस अराइजेस हुए। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर चेंजिंग हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो परिवर्तित हो सकती है? तो सबसे पहली कंडीशंस जो है कि जब इन दोनों को हम लोगों ने मिलाया तो डेल मिक्सिंग V, यानी इनके मिक्सिंग का वॉल्यूम क्या है। अगर इनके मिक्सिंग का वॉल्यूम जो है, इनके मिक्सिंग का वॉल्यूम डेल मिक्सिंग V जो है वो अगर 0 है, कितना है? 0 है, यानी दोनों को मिक्स करने पर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे 50 ml हमने ये लिया था और 50 ml हमने ये लिया था, और हमारा जो ये VAB है ये हमको 100 ml मिल गया, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो डेल मिक्सिंग V कितना हो गया? 0, यानी दोनों को मिक्स करने पर देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों को जब हम लोगों ने मिलाया तो ये प्रोसेस, जैसे मान लो कि ये प्रोसेस, इसको मिलाया, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, हो सकता है। तो अगर डेल मिक्सिंग H यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये भी कैसी होनी चाहिए? 0। अगर ये है तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या है? एक आइडियल सॉल्यूशन है। और तीसरी चीज कि इनके बीच में लगने वाले जो इंटरेक्शंस हैं वो A इंटरेक्शंस B जो है वो A इंटरेक्शन A और B इंटरेक्शन B के बराबर है, यानी इनमें कोई न्यू टाइप ऑफ फोर्सेस अराइजेस नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। बात इतनी समझ में आ गई? आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या है? ऐसे सभी सॉल्यूशंस जिनमें उनके मिक्सिंग का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उनके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है मिक्सचर की वो भी नहीं होती है, और जो इंटरेक्शंस अराइजेस होते हैं तो कोई न्यू इंटरेक्शंस अराइजेस नहीं होते हैं। तो इस अगर उपस्थित है सॉल्यूशन के अंदर तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इसको हम लोग डिफाइन करें, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डेफिनेशन हम लोग लिख लें कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो सीधे सीधे हम लोग क्या लिखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस हैं? ऐसे सभी सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस, those solutions which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law in entire range of concentration of a solution are called ideal solutions. ऐसे सभी सॉल्यूशंस जिनमें राउल्ट्स लॉ जो है वो फॉलो होता है, ऐसे सभी सॉल्यूशंस जिसमें राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है वो सभी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि राउल्ट्स लॉ क्या चीज
कैसे फॉलो होता है, राउल्स लॉ है क्या? देखो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे अभी हमने देखा कि इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है A और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है B, तो A के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर होगा वो कितना होगा, P नॉट A, और B के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर होगा वो कितना होगा, P नॉट B। दोनों को जब हमने मिलाया और एक तीसरी कंडीशन आई, जो सॉल्यूशन बने, सॉल्यूशन के अंदर A और B दोनों उपस्थित होंगे, तो इनके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा P, ये P टोटल होगा। और राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ कहता है कि P टोटल दैट इज इक्वल टू कितना, PA प्लस PB, यही चीज है ना। राउल्स लॉ कहता है कि P टोटल इक्वल टू कितना, PA प्लस PB। तो इसके अंदर जो A के द्वारा वेपर्स बनेंगे, जो B के द्वारा वेपर्स क्रिएट होंगे, तो इसको हम PA कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, PB। ये पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट A का और ये पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट B का। तो P टोटल इक्वल टू कितना हो गया, PA प्लस PB, यानी P टोटल दैट इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि PA इक्वल टू P नॉट A XA अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ और PB इक्वल टू P नॉट B XB, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर मान लो कि P टोटल जो है वो इतने के बराबर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये आइडियल सॉल्यूशन है, ऐसी कंडीशन में ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। और एक चीज हम लोगों ने क्या देखी कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको हम लोगों ने देखा क्या कि डेल मिक्सिंग V इक्वल टू कितना, 0। दूसरी चीज क्या देखी कि डेल मिक्सिंग H दैट इज इक्वल टू कितना, 0। तो दोनों कंडीशंस इसमें होती हैं कि जो मिक्स किया जाएगा, जो प्योर लिक्विड्स आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए जाएंगे, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ना तो उसके एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन में कोई परिवर्तन होता है। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हम लोग देखते हैं वो बेंजीन और टोलुइन का है। बेंजीन और टोलुइन का सॉल्यूशन जो होगा वो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल ऑफ आइडियल solution, a mixture of benzene and toluene। बेंजीन और टोलुइन अगर इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाए तो ये क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन। a mixture of n-hexane and n-heptane, अगर हेक्सेन और हेप्टेन इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया जाए तो ये भी क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग और देख लें कि मान लेते हैं कि ब्रोमो इथेन और आइडो इथेन का मिक्सचर ले लिया जाए, तो मिक्सचर ऑफ ब्रोमो इथेन एंड आइडो इथेन, ये भी जो है वो एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब आती है बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो डेफिनेटली वही जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। बस सिंपल सी बात है कि जितने ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी उनके लिए PA is not equal to
पी नॉट ए एक्स ए, राइट। ये कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। PB is not equal to P naught B X B. It means कि P total that is not equal to PA plus PB, यानी P total जो है that is not equal to P naught A X A plus P naught B X B. ये क्या हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। हो सकता है कि P total is less than that of this, या ये हो सकता है कि इन दोनों का सम ज्यादा हो जाए P total की तुलना में। बात समझ में आ रही, यानी ये भी ज्यादा हो सकता है और ये कम हो सकता है, या ये कम हो सकता है और ये ज्यादा हो सकता है। तो अगर ये सिचुएशन अराइज हो रही है, इट मींस कि डेल मिक्सिंग V इज नॉट इक्वल टू 0। जो डेल मिक्सिंग V होगा वो 0 नहीं होगा, यानी ऐसे सॉल्यूशंस को जब हम मिलाएंगे, ऐसे मिक्सचर्स को जब हम बनाएंगे, तो ऐसे मिक्सचर को बनाने में उनके मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। या फिर डेल मिक्सिंग H जो इनकी एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है ये भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली उनके पार्टिकल्स के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। डेफिनेटली हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं। उनके बीच के जो बॉन्डिंग है, इंटरेक्शंस है, वो भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। यानी जो A बॉन्ड B है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू A बॉन्ड A एंड B बॉन्ड B। इनके बॉन्डेड जो इंटरेक्शंस है, AB जो है वो AA और BB से कम भी हो सकता है, या AB जो है वो AA और BB से ज्यादा भी हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती है। सोचो, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? हम लोग अगर एथेनॉल और वाटर को देखें, दोनों के मिक्सचर को देखें, एथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को, अगर एथेनॉल में वाटर मिलाया जाए, तो अभी हम लोग आगे इसको और डिटेल डिस्कस करेंगे। एथेनॉल में अगर आपने वाटर मिला दिया, तो क्या एथेनॉल का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? पक्का करेगा ना। अब देखो, अगर हमने लिया इसमें वाटर, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है? वाटर के। ये H2O है, सारे मॉलिक्यूल वाटर के हैं। और ये क्या है? ये C2H5OH है। तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ में आ रहा है? इसको मान लो B और इसको क्या मान लेते हैं? A। चलो ठीक है, दोनों जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है। ये बात अलग है कि वाटर की जो वोलेटिलिटी है वो अल्कोहल की तुलना में थोड़ी कम है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि H2O में जो ऑक्सीजन है और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसमें केवल वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और हम लोग जानते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं थोड़ा वीक फोर्सेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है एथेनॉल ज्यादा से ज्यादा वेपोराइज करेगा, किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में। लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। चलो भाई, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ये P नॉट B है और ये क्या है? P नॉट A, जो वेपर प्रेशर इनके द्वारा एक्सर्टेड हो रहा है, इनके द्वारा हो रहा है। क्लियर? अगर दोनों को हमने मिला दिया, तो अभी जब दोनों को हमने मिलाया, ये मिलाया दोनों को, तो क्या एथेनॉल जो है C2H5OH जो है, इसके बीच में क्या कुछ इंटरेक्शंस क्रिएट होंगे वाटर के साथ? होंगे। तो क्या ये वाटर को होल्ड करेगा या वाटर इसको होल्ड करेगा? तो क्या इसकी वेपोराइजेशन कैपेसिटी घटेगी? घटेगी, क्योंकि वाटर होल्ड कर रहा है, न्यू फोर्सेस अराइज बिटवीन देम। तो जब इसके बीच होल्डिंग बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो इसके वेपर्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो क्या जो सॉल्यूशन बना है AB, जो सॉल्यूशन बन रहा है AB, क्या उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा? यानी AB विल बी लेस देन A बॉन्ड A और B बॉन्ड B। लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। आप समझ में आ गई इतनी चीजें? तो नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या है, डिफाइन करते हैं हम लोग इसको कि नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या है। ये इतनी चीजें तो रहेंगी। तो नॉन आइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जितने भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो
राउल्स लॉ को ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉलो नहीं करते हैं, वही नॉन आइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो दोज solutions which do not obey Raoult's law over entire range of concentration, a range of concentration are called non-ideal solution। इसी को हम लोग नॉन आइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब देखो जो नॉन आइडल सॉल्यूशंस होते हैं तो दो तरह के होते हैं। नॉन आइडल सॉल्यूशंस जो होंगे, नॉन आइडल सॉल्यूशंस ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? दो प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। एक ऐसे जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक ऐसे होते हैं सॉल्यूशंस नॉन आइडल सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। जैसे हम लोगों ने गैस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऑल दोस गैसेस व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम गैसेस लॉ, जो गैसेस लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, और एक ऐसी जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो नॉन आइडल सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन ऐसे कौन सा? व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशंस which shows positive deviation from Raoult's law, और दूसरा solutions which shows negative deviations from Raoult's law। तो इन दोनों टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी देखेंगे कि एज़ोट्रॉपिक क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना।